हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक्सक्रीटिव सिस्टम से एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जिसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। जब हमने अपने एक्सक्रीटिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब जो ये क्लास आज हम पढ़ेंगे तो और ये क्लास उसी को समझ में आएगी जिसको थोड़ा बहुत किडनी के बारे में और थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में पता होता है। कि आपको पता ही है कि क्या होता है, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होती है वो किडनी के थ्रू बनती है, जिसमें जो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। और वो नेफ्रॉन से ही क्या होता है, आगे को पूरा यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो जिन्होंने भी नेफ्रॉन के बारे में नहीं पढ़ा है या अच्छे से आपको नेफ्रॉन के बारे में नहीं पता है तो एक बार प्लीज़, इसमें पार्ट 2 आ गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज मैं पार्ट 3 स्टार्ट कर रही हूँ और जिसने भी ये 2 वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको आज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मीन्स होता है अपोजिट और करंट मतलब होता है फ्लो। जहां पर भी 2 अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज फ्लो करेगी तो उसको क्या कहेंगे, काउंटर करंट। ठीक, यहाँ पर काउंटर करंट की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, क्यों हम इसको काउंटर करंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको ये पूरी प्रोसेस को समझने से पहले क्या समझ लो, एक ये छोटी सी बात। ठीक है, सपोज क्या करा हमने, एक कोई भी बीकर ले लिया या कोई भी एक पॉट ले लिया, उसमें हमने क्या करा, अगर देखो 10 लीटर वाटर है लेकिन शुगर 5 स्पून ही है, तो उसमें अगर हम 1 लीटर की बात करेंगे तो 1 लीटर में हमारा हाफ स्पून बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये डाइल्यूट फॉर्म में है। लेकिन अगर हमने उस वाटर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी वाटर हमने 5 ml लिया और शुगर को 5 स्पून ही रहने दिया, तो वो क्या हो गया, अगर हम इसमें से वाटर को मतलब निकाल दे रहे तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, 1 लीटर में 1 स्पून बच जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। अब हमने वाटर तो हमने 10 ml ही रहने दिया, लेकिन शुगर भी हमने क्या कर दी, 10 स्पून डाल दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लीटर में 1 स्पून शुगर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, अगर हमने किसी वाटर में 10 लीटर वाटर में अगर हमने 10 लीटर वाटर में 5 ml वाटर को निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और उसी तरह अगर हमने 10 ml पानी को उतना ही रहने दिया लेकिन शुगर भी क्या कर दी, और ज्यादा ऐड कर दी, तब भी वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ भी चीज कॉन्सेंट्रेट करनी है तो या तो उसमें क्या कर दो, जो सॉल्यूशन है वाटर है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, और दूसरा क्या हो सकता है, या तो उसमें सॉल्यूट को ऐड कर दो, जैसे हमने शुगर को ऐड कर दिया था। तो 2 कंडीशन क्या हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन की, जब उसकी ऑस्मोलरिटी हमें बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, या तो क्या करते हैं सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या सॉल्यूट को ज्यादा डाल देते हैं। इस दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब हमें ये जो हमारा बेसिक था वो समझ में आ गया। तो अब जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखो, जब हमने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैं एक हल्का आइडिया दे देती हूँ कि ये क्या थी, एफरेंट आर्टरीज थी, जहां से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था। और ये क्या था, वुमेन कैप्सूल, जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर से ब्लड होते होते ये क्या था, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, होते होते कहां से, लूप ऑफ हेनले से होते हुए डीटीसी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन बन जा रही थी। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, अब ये क्या था, एफरेंट आर्टियोल और ये था इफरेंट आर्टियोल। जो एफरेंट आर्टियोल था, यहाँ से क्या हो रहा था, जो ब्लड था वो आ रहा था इम्प्योर, मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर से क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पर से हम ब्लड को इसमें भेजेंगे ग्लोमेरुलस में, तो ये क्या करेगा, जो जरूरी चीज, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि जो छन की, अगर ये समझ लो एक तरीके की छन्नी है। ठीक है, ये यहाँ से छन के नीचे आ जा रहा है। जो हमें क्या करना है, नाइट्रोजनस जितने वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, तो बाहर ना आएगी। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर जो इफरेंट आर्टियोल है इसके थ्रू क्या हो जाता है, ये ग्लोमेरुलस क्या करता है,
जो वेस्ट चीज है वो नीचे को डाल देता है, और जो अच्छी चीजें हैं, ग्लूकोज जो और भी अच्छी चीजें हैं, वो क्या कर देता है, एफरेंट आर्टियोल के थ्रू पूरे कहाँ डाल देता है। ये जो एक पूरे नेटवर्क होता है, पूरा जाल होता है इन कैपिलरीज का, इनको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये पूरा नेटवर्क होता है, ये जो लूप ऑफ हेनले है उसके पैरेलल इस तरीके से रन करता है और बाद में रीनल वेन में मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखो जो हमारा ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये कभी कभी पूछ भी लेता है एग्जामिनर कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलरिटी मतलब वो कितना कॉन्सेंट्रेट है, तो वो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब यहाँ पर उतना ही ब्लड क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड है। अब ये छन जाएगा, यहाँ से नीचे आ गया। अब यहाँ तक तो ये ब्लड था, लेकिन अब जब ये छन गया, ये डर्टी चीजें जो नीचे आ गई उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब हम इसको ब्लड नहीं कहेंगे, ये फिल्ट्रेट हो गया है। यहाँ से फिल्ट्रेट होता 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 ये डीटीसी में चला जाएगा, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखो काउंटर मैकेनिज्म क्या होती है। अब जब यहाँ से कोई भी चीज आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ से कितना छन के आता है, 300 लीटर पर मिनट। ठीक है, 300 लीटर पर मिनट ये छन के यहाँ पर आता है। 300 लीटर पर मिनट यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, देखो जो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, उससे होते हुए जब लूप ऑफ हेनले में पहुंचते हैं, तो ये लूप ऑफ हेनले का ये कौन सा लूप है, ये डिसेंडिंग लूप है और ये असेंडिंग लूप है। ये कैसा है, ये है डिसेंडिंग लूप और ये वाला है असेंडिंग लूप। तो इस जो डिसेंडिंग लूप है ये किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए, यानी यहाँ पर क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और जो असेंडिंग लूप है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है। ठीक है, यहाँ पर वाटर के अलावा किसी का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और यहाँ पर जो असेंडिंग लूप है वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा किसी का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या होता है, जैसे ये फिल्ट्रेट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या रेट है, 300 लीटर पर मिनट। अब क्या होगा, जैसे ये इस लूप में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा। वाटर क्या करेगा, बाहर आने लगेगा इधर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस एरिया में आने लगेगा, इसको क्या कहते हैं, मेडुलरी इंटरस्टियम। ठीक है, इस पार्ट में क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होने लगेगा। अब क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा था, जब पानी को हम निकालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते चल जाता है। देखो इस वाले को देखो, तभी मैंने यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जब हम किसी चीज से वाटर का रीअब्सॉर्ब करते हैं, मतलब निकाल देते हैं पानी को, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम पानी को बार बार बाहर निकालते रहेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, 300 से 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले है उसकी जो टिप पार्ट है वहां पर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम असेंडिंग लिम्फ की तरफ बढ़ेंगे तो असेंडिंग लिम्फ में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा होगा, जैसे क्या हो रहा होगा, सोडियम का हो रहा होगा, क्लोरीन का हो रहा होगा, इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर वाटर का नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर से किसका हो रहा है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी है, ठीक है, ये सब बाहर आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ रहे हैं, यानी जो इनका कॉन्सेंट्रेशन था, मैंने क्या कहा था, या तो सॉल्यूट को निकाल दो या वाटर ऐड कर दो। अब हम यहाँ पर से समझ लो सॉल्यूट को निकाल रहे हैं, और जैसे ही सॉल्यूट को निकालेंगे तो फिर से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम, तो 1200 से यहाँ पर 1000 हो जाएगा। फिर और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते जाएंगे तो फिर यहाँ पर फिर 800 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, और ऐसे करते करते जब डीटीसी में पहुंचता है तो इसको ये कितना हो जाता है, वापस से 300 लीटर पर मिनट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है, स्ट्रेस मतलब जब पानी की कमी हो जाती है, जब हम मतलब फास्टिंग कंडीशन हो जाती है, या किसी वजह से भी हम पानी नहीं होता है हमारे शरीर में, तो उस समय 2 टाइप के हार्मोन यहाँ पर काम करते हैं। कौन कौन से, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। जो एडीएच होता है उसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जो एल्डोस्टेरोन होता है, अच्छा, जो एडीएच होता है उसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। ये कहाँ से रिलीज होता है,
पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी भी कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, ये रिलीज होता है। और जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। कहां से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड के भी कौन से, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, कॉर्टेक्स रीजन से। ठीक है, कौन सा, एल्डोस्टेरोन। कभी कभी तो यही क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जो डीटीसी में कौन से हार्मोन एक्टिव रहते हैं, तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन। स्ट्रेस कंडीशन में ये जो मैंने 2 टाइप के नेफ्रॉन पढ़ाए थे ना, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, वो वाले केस की बात हो रही है, उस केस में ये काम करता है। ठीक है, सारे केस में ये काम नहीं करेगा। जब हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है यानी पानी की कमी हो जाती है, तब यहाँ से ये डीटीसी काम करता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, एडीएच, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या सिग्नल देती है कि एडीएच को आप रिलीज करो। तो एडीएच रिलीज करने से क्या होता है, यहाँ पर वापस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि पानी की कमी है तो पानी को बचाना है हमें। तो पानी को कौन बचाता है, ये बचाता है। वापस से यहाँ पर क्या होने लग जाता है, वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। तो वाटर का जितना ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होते जाएगा। यहाँ पर हमारा 18 लीटर जब हमारा यहाँ से छन के आ रहा था तो हमारा 18 लीटर यूरिन तो नहीं निकल सकता ना। यूरिन कितनी होती है, यूरिन 1 to 1.5 लीटर निकलती है पर डे। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर पहुंच गए तो यहाँ पर वापस से क्या हो गया, पानी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और जो एल्डोस्टेरोन था वो जो आयंस होते हैं, सोडियम आयंस, इनका एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, फिर ये पहुंचती है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में वापस से एडीएच होता है, वो फिर वाटर का एब्जॉर्ब करता है। करते करते ये सब क्या कर देता है, यूरिन फॉर्म कर देता है। ये यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 300 था ना डीटीसी में, फिर ये वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो क्या बन गया, वापस से फिर ये बढ़ गया। फिर बढ़ते 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 यहाँ पर फिर 300 हुआ, फिर वापस से 600 हुआ होगा, फिर 800 हुआ होगा, फिर 1000 हुआ होगा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते वापस से 1200 हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब जो ब्लड होता है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, उसका 4 गुना यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है। इतनी ज्यादा, 4 गुना। यहाँ 300 है तो यहाँ 1200 है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन यूरिन है, तो कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक हो गया, ये यूरिन इज 4x कॉन्सेंट्रेशन देन ब्लड। ब्लड से 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि यूरिया करते हैं इस जो बैलेंसिंग होती है ना आयंस की, उन सबको बैलेंस करने के लिए यूरिया भी रिलीज हो जाता है। आई होप आपको ये काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे यूरिन बनता है और कैसे ये सब चीजें प्रोसेस होती है। ठीक, और अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लास नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर से वो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो देख लीजिए। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ये आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी डाउट है। और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।